गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपको अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ देना चाहता हूँ। तो देखिए, अमीनो एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें कि अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप दोनों एक साथ होते हैं एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। इसमें जो बेसिक सवाल बनते हैं कंपटीशन में और बोर्ड में आने के लिए, एक तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमीनो एसिड आपसे पूछता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमीनो एसिड NH2CH2COOH। एंड आपसे ये भी सवाल पूछता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड, दैट इज एलेनिन। एलेनिन मीन्स 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड एलेनिन। दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड बिकॉज इट कंटेन कायरल कार्बन। अब जनरली टेस्ट ऑफ मतलब अमीनो एसिड का जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एम्फोटेरिक होते हैं, और इसमें एक डेफिनेशन हमें याद रखनी होती है जिसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट pH एट विच द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल बिहेव्स एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अमीनो एसिड जिस pH पर न्यूट्रल हो जाता है उस pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा हमें ज्विटर आयन की डेफिनेशन है, अमीनो एसिड्स कैन फॉर्म द ज्विटर आयंस। तो NH2CH2COOH में से COOH ग्रुप आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव देगा, एंड दिस H पॉजिटिव विल बी एक्सेप्टेड बाय द अमीनो ग्रुप। देन NH2CH2COOH is equal to NH3 positive single bond CH2COO negative. When positive and negative charges are present together, then the ion is known as zwitter ion. When the positive and negative charges are found in the same molecule, then the ion is called zwitter ion. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये सवाल बहुत आता है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स CONH bond is called peptide bond. When two amino acid molecules react together, then NH2 group of one molecule and COOH group of the another molecule combine together and form CONH bond, which is called peptide bond. And peptide bond is the main constituent of the protein. If in any molecule peptide bond is repeated many times, means CONH bond is repeated many times, then the molecule is called polypeptide. पेप्टाइड प्लस पेप्टाइड प्लस पेप्टाइड प्लस पेप्टाइड इज इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। और अगर पॉलीपेप्टाइड में मॉलिकुलर वेट इतनी लंबी चेन हो जाए कि मॉलिकुलर वेट 40,000 से ऊपर हो जाए, देन दिस पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन। तो हमारे टोटल 35 अमीनो एसिड्स अब तक डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से कि मनुष्य की बॉडी बनाने के लिए 27 से 28 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। इसमें से सम ऑफ द अमीनो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी and there is no necessity to take these amino acids from the external food. They are called non-essential amino acids, and some of the amino acids which cannot be prepared by the body, they are to be taken from the external food only. They are called essential amino acids. तो हमें NCERT में अमीनो एसिड्स की लिस्ट दी हुई है, उसमें कुछ अमीनो एसिड में स्टार बने हुए हैं तो वो एसेंशियल है, और जिन अमीनो एसिड के फार्मूले पर स्टार बना हुआ नहीं है वो नॉन एसेंशियल है। तो जेई मेन में या नीट के सवाल के लिए अगर हम अमीनो एसिड का करते हैं तो NCERT में दी गई अमीनो एसिड की लिस्ट हमें याद कर लेनी चाहिए, उनके स्ट्रक्चर याद कर लेने चाहिए। किसी भी एक स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ सकता है, या हर एक प्रकार के अमीनो एसिड में कायरल कार्बन कितने हैं ये पूछ सकता है, और कायरल कार्बन की हेल्प से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी निकाल सकते हैं कि अमीनो एसिड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन से अमीनो एसिड में सल्फर है, सिस्टीन, टायरोसिन वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रक्चर जब हमें याद होंगे तो कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवाल हमें करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा व्हेन वी ईट प्रोटीन, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू द प्राइमरी प्रोटीन ड्यूरिंग द डाइजेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंड primary protein is again converted after digestion into the secondary and tertiary protein as required by the body organs. This phenomena is known as renaturation of the protein. तो जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो अंडे की प्रोटीन या नॉन वेज की प्रोटीन जो कि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है, डाइजेस्ट होकर प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और प्राइमरी प्रोटीन को हमारा बॉडी दोबारा अपने हिसाब से सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन में ढल लेता है, और फिर से बॉडी के रिक्वायर्ड ऑर्गन्स तक वो प्रोटीन पहुंच जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि
जो कई बार प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिकम्पोज हो जाता है एंड एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। तो वो जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर रहते हैं साइटोप्लाज्म में और ब्लड में घूमते रहते हैं और बाद में हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हीं अमीनो एसिड्स की सहायता से प्रोटीन बनाती रहती है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि कई प्रकार, जैसे एक हार्मोन इंसुलिन है जो कि पेंक्रियास के द्वारा सिक्रीट होता है। तो पेंक्रियास में जो इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन के कॉन्स्टिट्यूएंट भी अमीनो एसिड्स होते हैं और कई बार अमीनो एसिड की मात्रा शरीर में कम होने से, प्रोटीन डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर में अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन पेंक्रियास पूरी तरह से नहीं बना पाता और हम ये एज्यूम कर लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पेंक्रियास खराब हो गया है, जबकि पेंक्रियास को इंसुलिन बनाने के सामान नहीं मिल पा रहे, रॉ मटेरियल्स ऑफ टू प्रिपेयर इंसुलिन नहीं मिल पा रहे होते हैं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ द डायबिटीज। हम इंसुलिन बाहर से लेने लगते हैं जो कि प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हम अपनी डाइट में सुधार करके, अपने बॉडी के प्रोटीन इंटेक को सुधार करके हम एमिनो एसिड बना सकते हैं और एमिनो एसिड से इंसुलिन बना सकते हैं और पेंक्रियास में नई जान डाली जा सकती है अपने खाने पीने के स्टाइल को चेंज करके। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि व्हेन द प्राइमरी प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड इन द बॉडी, फर्स्टली अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीपेप्टाइड and then the chain length of the polypeptide increases so that the primary protein is obtained, and later on as the primary protein molecule becomes older and older, then it is converted to the secondary protein which is comparatively much harder and not yet easily hydrolyzed as compared with the primary protein. तो सेकेंडरी प्रोटीन में धीरे धीरे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है और हम जानते हैं कि सेकेंडरी प्रोटीन दो तरह के होते हैं, नंबर एक अल्फा हेलिक्स और नंबर 2 बीटा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स जो है सेकेंडरी प्रोटीन में वो स्पाइरल प्रोटीन कहलाता है एंड इन स्पाइरल प्रोटीन द प्राइमरी प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड so that a spring like structure is obtained which is called alpha helix primary protein, which is much more stable than the primary protein and constitutes the internal skin and internal organs. And the second class of the secondary protein is beta helix protein. बीटा हेलिक्स प्रोटीन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन लंबे लेते हैं और उनमें आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा CO और NH के बीच में होती है। CO and NH ग्रुप्स आर यूनाइटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हेन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक प्लेस then the amino acid will be then the protein will be alpha helix, and when two straight chain polypeptides are united together by intermolecular hydrogen bond, then the protein will be beta helix secondary protein. Also it is known as beta pleated sheet structure of the protein. It is much more stable. It is hydrolyzed by hot water in presence of dilute HCl. Under simple conditions the secondary proteins are not hydrolyzed so that they are responsible to constitute the internal organs and the organ membranes. हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द बीटा हेलिक्स प्रोटीन। इसी प्रकार से फेफड़े के अंदर का पार्ट जो होता है वो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन से बना होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। इन्हें सांस लेने में काफ़ी यूजफुल पार्ट होता है फेफड़े के अंदर का, और कमज़ोर होने की वजह से ही कोविड काल में ये अंदर के फेफड़े का जो पार्ट है वो इफेक्ट हो गया था लोगों का। अब ऑलरेडी अगर आपने सिगरेट पी करके या तंबाकू खा करके या चरस गांजा पी करके अपने लंग्स की एफिशिएंसी 50% घटा ली है तो कोविड का अटैक झेलना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था लोगों के लिए। जिन्होंने अपने फेफड़े का ध्यान रखा था, जिनके फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्हें कोविड ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं दे आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय वाटर। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी प्रोटीन कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग विद हॉट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, and the beta helix protein, which is known as beta pleated sheet structure of protein, can be decomposed by hot water in presence of HCl when it is heated for 2 hours. Similarly, अब हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन की तरफ आते हैं। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, देखिए नंबर 1 होता है ज़ेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। ऑल द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गिव येलो कलर विथ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड दिस टेस्ट ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज ज़ेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। कभी हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ पर अगर कंसंट्रेटेड HNO3 गिर जाता है तो हमारे हाथ की खाल पीली पड़ जाती है और कुछ समय के बाद वो निष्क्रिय होकर के झड़ जाती है। दिस इज ज़ेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। ऑल प्रोटीन्स विल गिव येलो कलर विद कंसंट्रेटेड HNO3। द सेकंड टेस्ट ऑफ द प्रोटीन इज ऑल द प्रोटीन्स गिव वायलेट कलर विद द निनहाइड्रिन रिएजेंट। निनहाइड्रिन रिएजेंट का मतलब होता है बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे 3 कीटोनिक ग्रुप सीरीज में लगा दिए जाएं। बेंजीन किसी भी एक कार्बन से शुरू करके CO CO CO
और फिर जो वैलेंसी बचेगी वो ऑर्थो पोजीशन वाले बेंजीन के कार्बन से जोड़ दी जाए, देन सच कंपाउंड इज कॉल्ड निनहाइड्रिन एंड ऑल द प्रोटीन्स गिव वायलेट कलर विद द निनहाइड्रिन रिएजेंट. सिमिलरली द थर्ड टेस्ट इज कॉल्ड प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट टेस्ट. टेस्ट ऑफ प्रोटीन में ये थर्ड वन इज प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट टेस्ट. इसमें क्या होता है कि प्रोटीन अगर पानी से रिएक्ट करता है, लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहता है, देन इट इज डिकम्पोज्ड बाय वाटर एंड इट इज अगेन कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड्स कंटेन बैड स्मेल. तो जब कोई इंसान मर जाता है या जब कोई जानवर मर जाता है तो मरे हुए जानवर में से, मरे हुए कुत्ते में से, मरे हुए चूहे में से एक अजीब प्रकार की बदबू आने लगती है, बिकॉज द प्रोटीन इज डैमेज्ड बाय वाटर एंड द प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स विल गिव द बैड स्मेल. दिस टेस्ट इज कॉल्ड प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट टेस्ट. तो दीज थ्री टेस्ट आर मेंट फॉर प्रोटीन. अगर मैं इसके बाद टर्सरी प्रोटीन की बात करता हूं, तो अगर हम एक प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लें और एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लें, स्पाइरली कॉइल्ड स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर, तो इनके प्राइमरी और अल्फा हेलिक्स के बीच में भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो टर्सरी प्रोटीन का केस वन बनता है. सिमिलरली अगर हम एक बीटा हेलिक्स प्रोटीन ले लें और बीटा हेलिक्स प्रोटीन में से सेंट्रल कार्बन में से एक और ब्रांच पॉलीपेप्टाइड की निकाल दें, beta helix protein with one branch of polypeptide attached to the main chain, then the case will be tertiary protein case 2. Tertiary proteins are much more harder and it constitute the nail, hairs and outer skin of the body. It cannot be decomposed, it cannot be hydrolyzed. और अगर विटामिन ई और फोलिक एसिड हमें भरपूर मात्रा में है हमारे शरीर में, तो ये खाल इतनी सख्त हो जाती है कि पहलवानों की खाल जैसे होती है, मसल्स इतने मजबूत होते हैं कि उनको दबा पाना आसान नहीं होता हाथ से, और उनकी मसल्स काफ़ी हार्ड होती हैं, इस वजह से उनमें ताकत भी होती है. तो जितना ज़्यादा विटामिन ई हमारे बॉडी के अंदर है, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर है, और उसके साथ साथ फोलिक एसिड और विटामिन बी12 अगर प्रचुर मात्रा में है, तो शरीर की मसल्स ताकतवर होती चली जाती हैं और कंधे बहुत ताकतवर हो जाते हैं. और इन विटामिनों की कमी हो जाने पर ये शरीर के अंदर प्रोटीन की कमजोरी नज़र आने लगती है. विटामिन ए और ई प्रचुर मात्रा में लेने पर हमको स्किन डिजीज नहीं हो पाती है, वरना शरीर में आप जानते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं, वो हो जाता है. उसके अलावा जो है खाल झड़ने लगती है, खाल में पपड़ी बन करके पपड़ी उतरने लग जाती है. ये विटामिन ए की एक्यूट कमी को इंडिकेट करता है, जो कि हम मछली वगैरह लेकर के या अंडा लेकर के, कच्ची गाजर लेकर के हम अपने शरीर में होने वाली विटामिन ए की कमी को पूरी कर सकते हैं. इस प्रकार से मैंने आपको अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में बताया है, और ये लगभग 35 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, जिसमें 31 प्रकार के अमीनो एसिड एलिफेंट की बॉडी में बनाने में काम में आते हैं, और मेल्स जो मतलब ह्यूमन में मेल है, मेल प्राणी को बनाने में लगभग 28 प्रकार के अमीनो एसिड, और फीमेल प्राणी को बनाने में लगभग 26 से 27 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है. ये हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल छोटे छोटे हैं. एंड द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. आरएनए एंड डीएनए आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स विच सिंथेसाइज द प्रोटीन इनसाइड द बॉडी. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डीएनए प्रिंसिपल है तो आरएनए वाइस प्रिंसिपल है. तो डीएनए जनरली प्रोटीन बनाता है और जेनेटिक कोड को स्टोर करता है. इट मीन्स द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ डीएनए. लेकिन ओल्ड एज में डीएनए कमजोर हो जाता है, डीएनए के सेगमेंट्स अलग अलग टूटने लगते हैं, और डीएनए के कमजोर हो जाने से ओल्ड एज में हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज पूरी तरह नहीं कर पाती. इसीलिए चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं और हाथ पैरों की मसल्स ढीली होकर के बेकार हो जाती हैं, और लगातार हाथ पैरों में दर्द बना रहता है. लेकिन अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म पर ध्यान देंगे बॉडी के, और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेंगे, तो ओल्ड एज में हमारी बॉडी भरपूर प्रोटीन बना पाएगी और हमारे ऑर्गन्स को कोई डैमेज नहीं होगा. लगातार शराब पीने से लीवर डैमेज होता है, लगातार सिगरेट स्मोकिंग करने से, चरस या गांजा पीने से फेफड़े डिकम्पोज होते हैं, और लगातार तंबाकू खाने से, कच्ची तंबाकू खाने से ब्रेन की नर्व्स डिकम्पोज होती हैं. अगर उतना बैकअप उन्हें नहीं मिल पाएगा, हमारी बॉडी में उतने प्रोटीन नहीं होंगे, तो वह हमारी बॉडी में उतने प्रोटीन ना होने पर रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते हैं ऑर्गन्स के. मान लीजिए कि फेफड़े की प्रोटीन लगभग 10 ग्राम खर्च हो गई है डेली, और हमारा फेफड़े की प्रोटीन हमारी बॉडी 10 ग्राम से ऊपर बना रही है तो ठीक है. लेकिन अगर 10 ग्राम से नीचे प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा फेफड़े का, तो उस केस में फेफड़े में की प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डेली पूरा नहीं हो पाता, एंड डेट रिजल्ट्स इनटू द टीबी ऑफ द लंग्स. सिमिलरली हर एक ऑर्गन के साथ यही बात है. लीवर का जितना डैमेज है, रोज के रोज अगर डैमेज का बैकअप मिल रहा है तो लीवर हमारा स्वस्थ रहता है. मान लीजिए एक आदमी शराब पी रहा है, शराब पीने से उसका लीवर कुछ हद तक डैमेज हो गया है,
यदि उसने नॉनवेज खा करके, अंडा खा करके अपनी बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को दोबारा फुलफिल कर लिया है, तब उसे कोई दिक्कत खास नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि डैमेज ज्यादा है और इनपुट कम है, प्रोटीन का खर्च बहुत है और इनपुट ऑफ द प्रोटीन मतलब कि आवत ऑफ द प्रोटीन बहुत कम है, दैट रिजल्ट्स इनटू द टीबी ऑफ दैट ऑर्गन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। और अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है ट्यूबरकुलोसिस के घाव से, तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है और लीवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अत्यंत एल्कोहलिक जो लोग होते हैं, पहले उनको लीवर डैमेज होता है एंड देन एल्कोहल लीवर एब्जॉर्ब करता है डिकम्पोज करने के लिए, और एल्कोहल में फैट ज्यादा सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वेन एवर द यूनिट ऑफ द विस्की इज डाइजेस्टेड बाय द लीवर, देन लीवर एब्जॉर्ब्स द वाइन एंड विस्की, एल्कोहल को एब्जॉर्ब करता है, तो एल्कोहल के साथ काफी सारा फैट भी लीवर में चला जाता है और हमें फैटी लीवर की दिक्कतें होने लगती हैं। जो हमारा एसजीपीटी और एसजीओटी लगभग 25 रहने चाहिए, 25 से 30 रहने चाहिए, वो बढ़ करके 300-400 तक पहुंच जाते हैं और एल्कोहलिक फैटी लीवर की शिकायत होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में कि एल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है, इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है। तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि इसमें काफी अच्छा कर पाएंगे, जानकारी आपको कुछ मैंने दी है। और अल्टीमेटली क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं चौथे प्रकार के, दैट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियो प्रोटीन, इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड इन द साइटोप्लाज्म। ये काफी हार्ड होते हैं और काफी लंबे समय तक बॉडी के प्रोटीन बैकअप के रूप में भी काम करते हैं। अगर मैं लगातार वर्कआउट करता हूँ, लगातार वर्कआउट करता चला जाता हूँ, और तो मेरी बॉडी 3 तरह से एनर्जी प्राप्त करती है, प्रोटीन को कंज्यूम करके, फैट को कंज्यूम करके और लगभग कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करके। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तीनों के डैमेज होकर के हमारी बॉडी एनर्जी बना रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पीछे से एनर्जी बैकअप सही नहीं होता, पीछे से हमारा खाना पीना सही नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाते। अगर वर्कआउट ज़्यादा है और वर्कआउट के अनुसार डाइट ली नहीं जा रही है, तो हाथ पैरों में कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और बॉडी में परिलक्षित होती है, जो कि ड्राई फ्रूट्स खा करके पूरी की जा सकती है। तो क्वाटरनरी प्रोटीन इज द मच हार्डर प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 अल्फा हेलिक्स प्रोटीन आपस में यूनाइटेड हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या एक बीटा हेलिक्स प्रोटीन लेकर के उसमें 2 ब्रांचेस निकाल दें पॉलीपेप्टाइड की, एक ऊपर वाली चेन में से और एक नीचे वाली चेन में से, देन सच प्रोटीन विल बी नोन एज द क्वाटरनरी प्रोटीन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो जब भी बॉडी हमारी लगातार प्रोटीन कंज्यूम कर रही है, मान लीजिए एक आदमी डाइटिंग पर आ गया और वो डाइटिंग में खाने पीने पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, उससे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि तुम घी मत खाओ, तुम शुगर मत खाओ, तो अल्टीमेटली बॉडी और फैट आदमी डर के मारे नहीं खाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो बॉडी लगातार प्रोटीन को डैमेज करने लगती है और प्रोटीन को डैमेज करने के साथ साथ प्रोटीन की कमी शरीर में परिलक्षित होती है और आदमी को कमजोरी और अन्य कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं शरीर में। तो हेंस जितना आपका अपना वजन है, प्रोटीन में आप ध्यान रखिए अपने वजन से लगभग 125% ज़्यादा प्रोटीन आप लें। अगर आपका वेट 75 kg है तो यू नीड अबाउट द 90 ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन पर डे, जिसमें से कि प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पल्सेस। ग्राम, ग्राम माने चना, राजमा है, लोबिया है, यहाँ से हमें वेजिटेबल प्रोटीन मिलते हैं। नॉन वेज और अंडे से, दूध से नॉन वेज फूड केमिकली अगर हम माने तो मिल्क कंटेन एनिमल प्रोटीन, तो दूध और अंडे से हमें एनिमल प्रोटीन प्राप्त होता है। तो जो लोग अंडा या मीट नहीं भी खाते हैं, अगर वो दूध का सेवन प्रचुर मात्रा में करते हैं तो उन्हें एनिमल प्रोटीन भी प्राप्त होती है और बॉडी का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को कैल्शियम युक्त दूध पीने की सलाह दी जाती है। मिल्क कंटेन कैल्शियम लैक्टेट which is the most natural source of the calcium and body absorbs the calcium from the milk very quickly। वरना कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, बिना विटामिन डी के बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम दूध पीते हैं तो विटामिन डी थोड़ा बहुत अगर शरीर में कम भी है तो भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है, और कैल्शियम के एब्जॉर्ब होने से, फास्फोरस के एब्जॉर्ब होने से हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं
इस पे भी केस स्टडी आ जाती है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करते हैं, जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह बॉडी को नहीं कर पाते। तो जो कैल्शियम टैबलेट्स हैं, दे मस्ट नॉट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, बट दे मस्ट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम लैक्टेट और इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जो टैबलेट्स आएंगी उनमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होंगे, जो कि हड्डियों को बहुत तेजी से मजबूती प्रदान करते हैं। नॉर्मली पेशेंट कैल्शियम कार्बोनेट के टैबलेट लेता रहता है और वो अपनी बॉडी में हड्डियों को मजबूत नहीं कर पाता। कैल्शियम उतनी तेजी से कैल्शियम कार्बोनेट का एब्जॉर्ब नहीं होता है। पेट में एसिड होते हैं, एसिड से रिएक्ट करके HCl होता है डाइजेस्टिव एसिड के रूप में, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट लेने पर वो HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाती है। एंड कैल्शियम क्लोराइड का बॉडी में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत कम है और लगभग 40% ही कैल्शियम क्लोराइड बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। एंड 60% ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड एक्सक्रीट हो जाता है और वो जा करके किडनी में जमता है, यूरिनरी ब्लैडर में जम जाता है कैल्शियम क्लोराइड, और वो वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन का मेन कारण होता है। तो इसलिए अपनी बॉडी के अंदर हमें अमीनो एसिड्स की प्रचुर मात्रा रखनी चाहिए। अपनी बॉडी के अंदर हमें अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा एडिकेट क्वांटिटी में रखने चाहिए। वी मस्ट ईट ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है, ग्रोइंग एज में है, अगर आप बच्चे हैं, 20 साल से 25 साल से कम एज है, तो आप प्रोटीनस डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो आपकी बॉडी की मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनेंगी। और हमेशा ध्यान रख लीजिए, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जो यंग एज में खा पी लिया वही बुढ़ापे में काम देता है। तो अगर हम 50 ईयर्स की एज को एक बार क्रॉस कर लिया है, तो जो हमने जवानी में प्रोटीन वगैरह लिए हैं वही हमारे बुढ़ापे तक साथ निभाते हैं। क्योंकि अगर हम उस समय आधा किलो पनीर खाएंगे, या 55 साल की एज में हम 250 ग्राम पनीर खाएंगे, या उस समय हम जो है काफ़ी ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे, तो हमारे शरीर को कई अन्य प्रकार के नुकसान होते हैं और बॉडी को प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 200 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो उससे हमारी किडनी पे भी फर्क पड़ता है, उसके डाइजेशन में, लीवर भी हमारा इफेक्ट होता है, लेकिन उतना प्रोटीन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ओल्ड एज में 200 ग्राम प्रोटीन अगर हम खाएंगे तो या तो उसे हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर डाइजेस्ट कर भी लिया तो हमारी बॉडी उसमें से 70-80 ग्राम प्रोटीन ही बना पाती है। और ज़्यादा प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो यूरिक एसिड के बढ़ने में सहायक सिद्ध होता है, और यूरिक एसिड बढ़ने के बाद वो घुटने में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन एक 40 साल से अधिक उम्र की समस्या में घुटने का दर्द, जिसमें कि घुटनों के बीच की चिकनावट खत्म नहीं होती है। डॉक्टर्स यही कह देते हैं कि घुटने की चिकनाई खत्म हो गई है, बट द यूरिक एसिड इज डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स ऑफ द नी, और नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, या फिर मतलब और कई प्रकार की कष्टदायक स्थितियों से पेशेंट गुजरता है। तो यूरिक एसिड बॉडी में ना बने, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना प्रोटीन खा रहे हैं उतना डाइजेस्ट कर पाएँ। अब ये नहीं है कि अगर हमारे लीवर और पेट की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की क्षमता अगर 60 ग्राम है, तो हम 300 ग्राम प्रोटीन अगर खा लेंगे, 300 ग्राम प्रोटीन खा करके बैठ जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड लेटरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, और वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यंग एज में, या जो बच्चे जिम करते हैं, अगर उनका वर्कआउट काफ़ी हैवी होता है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन लेकर के और वर्कआउट करने से वो डायरेक्ट मसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो बॉडी का मसल मास है वो बढ़ जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 35 मसल मास ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड। प्रोटीन डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, और नया प्रोटीन इंटेक उतना ना होने की वजह से हमारी बॉडी प्रोटीन की कमी को फेस करने लगती है, और जो कि लंबे समय में हानिकारक सिद्ध होता है। हम ये देखते हैं कि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको कुछ मेन बातें बताई हैं। इसमें जो प्रोटीन है उसमें ज़्यादातर पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH बॉन्ड, और CONH बॉन्ड इजीली ब्रोकन भी होता है। तो अगर देखिए, जब हमारी बॉडी जिंदा है और हमारा हार्ट ब्लड को लगातार पंप कर रहा है, तो वो ब्लड कांस्टेंट नहीं है बॉडी के अंदर, बॉडी के हर ऑर्गन में जा रहा है, आ रहा है। इसका मतलब वो किसी एक ऑर्गन के कांटेक्ट में पर्टिकुलरली बहुत लंबे समय तक नहीं है, जिसकी वजह से बहता हुआ खून कभी किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करता, किसी भी ऑर्गन की प्रोटीन को हाइड्रोलाइज नहीं करता है। बट एज सून एज ए मैन डाइज, उसका ब्लड फ्लो रुक जाता है, हार्ट रुक जाता है, हार्ट रुक जाने से ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो एक ही ऑर्गन के कांटेक्ट में ब्लड काफी लंबे समय तक बना रहता है, और उसका फ्लो खत्म हो जाने से वो प्रोटीन को डैमेज करना शुरू कर देता है। जबकि फ्लो में रहता हुआ ब्लड लगातार किसी एक ऑर्गन के कांटेक्ट में बहुत लंबे समय तक नहीं आने पाता, जिसकी वजह से फ्लोइंग ब्लड कभी किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है, लेकिन रुका हुआ ब्लड बहुत जल्दी डैमेज करता है बॉडी के प्रोटीनस पार्ट को। और सबसे पहले दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स मरे हुए बॉडी में डैमेज होते हैं, और न्यूरॉन्स की प्रोटीन हाइड्रोलाइज होती है, जो कि हमारी नाक से
बदबूदार लिक्विड के रूप में बाहर निकलते हैं डेथ के बाद। इसीलिए जो डेड बॉडी होती है उसकी नाक में रुई लगा दी जाती है, जिससे कि वो बैड स्मेलिंग अमीनो एसिड्स जो आ रहे हैं हाइड्रोलाइज होकर के वो बॉडी में बाहर ना आए और आसपास दुर्गंध महसूस ना हो। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन। मैंने कुछ आपको प्रोटीन के 12th क्लास के चैप्टर के साथ, प्रोटीन के टॉपिक के साथ कुछ जनरल नॉलेज देने की आपको कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। और ओल्ड एज में प्रोटीन सिंथेसिस कम होने का मेन कारण ये है कि हमारे आरएनए डीएनए डैमेज होने लगते हैं, या आरएनए डीएनए ब्रेन का आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, ब्रेन के आदेश के अनुसार प्रोटीन नहीं बनाते। उस केस में हमारे ऑर्गन्स प्रोटीन की कमी को तेजी से फेस करते हैं और ओल्ड एज में कमजोरी आती चली जाती है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको आरएनए डीएनए और इनके मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में अगला वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। और 11th क्लास के लिए यूपीएससी का वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा शाम के टाइम में। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो बच्चे जो कि महंगी कोचिंग नहीं ले सकते हैं वो भी इस वीडियो को सुनकर के फ़ायदा उठा सकें। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटस के, बहुत से बच्चे ट्यूशन और कोचिंग नहीं ले पाते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि गरीब से गरीब बच्चा भी हमारी वीडियो देख करके उसका लाभ उठाए। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू द एज मैनी पीपल्स एज पॉसिबल, so that each and every student may take advantage of the video. Thank you.